हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जो हुआ तो 1933 में था, लेकिन उसकी जो तकनीकी थी मारने का, जो हथियारों को यूज किया गया था वो देखने में ऐसा लगता था जैसे 2033 पर चल रही हो, यानी आज के दौर पर। जबकि ये केस आज से 90 साल पहले हुआ था, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी देख अंग्रेज भी हैरान हो गए थे। लेकिन अंग्रेजी राज ने इसका बहुत जल्द सॉल्व कर लिया था इस केस को, और इस केस ने बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दोस्तों बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो बुरे लगें तो डिसलाइक कर देना, और वीडियो अच्छे लगें तो लाइक कर देना, और वीडियो बहुत अच्छे लगें और आपको लगता हो कि ऐसी वीडियो हमें बार बार मिलनी चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये केस हुआ क्या था और क्या था इस केस के पीछे की मिस्ट्री, जो 1933 की पूरी साल भर चलता रहा। मतलब हत्या करने के तरीके को देखकर अंग्रेज भी शॉक्ड हो गए, यहाँ तक कि चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 1933 का दौर था। उस समय और उससे पहले प्लेग भारत में बहुत तेज फैला था। एक रिसर्च के अनुसार ये था कि 1896 से 1918 तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख भारतीयों की जान चली गई थी प्लेग की वजह से। घटना 26 नवंबर 1933। एक खादी वाला आदमी आता है और अमरेंद्र चंद्र पांडे को धक्का देकर तेजी से निकल जाता है। तभी अमरेंद्र चंद्र पांडे, जो कि एक जमींदार थे, पेशे से नहीं बोल सकते, वंशानुगत तौर पर एक जमींदार थे, तो उनकी एक बाएं हाथ पर बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्ला जाते हैं एकदम कि क्या हुआ। तभी मतलब कोई उन्हें सुई सी चुभा कर चला जाता, वो बहुत तेज चिल्ला जाते हैं कि क्या हो गया। अमरेंद्र चंद्र पांडे के कुछ दोस्त होते हैं, वो उससे बोलते हैं कि आप खून की जांच करवा लो। तभी अमरेंद्र चंद्र पांडे के एक सौतेले भाई होते हैं जिनका नाम था, सौतेला भाई था बैनोन्द्र चंद्र पांडे। वो उनसे बोलते हैं कि जांच करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन चलते हैं। और तभी वो सभी कलकत्ता चले जाते हैं। अब देखिए, अमरेंद्र चंद्र पांडे थे, ये ईमानदार थे, अच्छे थे, समाज में इनकी अच्छी रिस्पेक्ट थी, सब कुछ अच्छा था। और बैनोन्द्र चंद्र इनके ही भाई होते हैं, ये जमींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब कि काफ़ी संपन्न थे लोग ये। लेकिन अब ये पाकुड़ रियासत चले जाते हैं। ये इनका रियासती एरिया था, पाकुड़ रियासत। अच्छा, ये चले जाते हैं। तभी 3 दिनों के बाद अमरेंद्र चंद्र पांडे को तेज बुखार चढ़ने लगता है। अच्छा, और ये बुखार ऐसा होता है कि ये उतरता नहीं है और चढ़ता जाता और हैवी होता जाता है। तभी 3 दिसंबर की रात को वो कोमा में चले जाते हैं अमरेंद्र चंद्र पांडे। तभी 3 दिसंबर की रात अचानक कोमा में जाने के बाद 4 दिसंबर को उनकी मौत हो जाती है। अमरेंद्र चंद्र पांडे, जो कि एक मामूली इंसान तो थे नहीं, एक जमींदार रियासत से ताल्लुक़ रखते थे और एक जमींदार थे, बहुत युवा जमींदार थे, उनकी एज 20 साल की थी। अच्छा, तभी डॉक्टरी का ये रिसर्च चलने लगती है थोड़ी कि मौत हुई कैसे। तो डॉक्टर बताते कि निमोनिया से हुई। लेकिन फिर एक दिन के बाद रिपोर्ट आती है, तो उसने खुलासा किया कि डॉक्टर अमरेंद्र चंद्र पांडे थे, इनके ब्लड से प्लेग का वायरस मिला है। और ये वायरस वही था जो 1896 से 1896 से 1918 तक 1918 तक लगभग भारत के 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान ले ली थी इसने। मतलब ये नॉर्मल तो था नहीं कोई। अब देखो, घटना ऐसी थी, और उसी दौर से 1929 से लेकर 1938 तक भी चला था, तो लगभग 5 लाख भारतीयों की मौत चली गई थी इससे। तो ये मर्डर था, ये बहुत एक जाना समझा, सोचा समझा था, बिल्कुल प्लान किया हुआ था। अब लेकिन जब ये मौत हुई थी इनकी, किसकी, अमरेंद्र चंद्र पांडे की, उस वक्त प्लेग फैला ही नहीं था कलकत्ता में। मतलब 3 साल से कोई भी घटना प्लेग की आ ही नहीं रही थी। तो आखिर ये मौत हुई कैसे, सवाल उठने लगा था, क्योंकि जमींदार था, नॉर्मल इंसान तो था नहीं भाई। अब ये तो कुछ ऐसी घटना हो गई कि 2021 में कोरोना आम बात था, लेकिन यही कोरोना अगर 2025 में वापस से आ जाए और किसी एक इंसान को, यो पर्टिकुलर किसी एक इंसान को, और पूरा शहर बिल्कुल स्वस्थ हो, तो भाई बताओ कितने भयंकर हलचल होगी। और प्लेग इतना भयंकर बीमारी थी, इतना भयंकर महामारी थी कि जितनी कोरोना भी नहीं है। कोरोना ने इतनी मौतें नहीं ली जितनी प्लेग ने ली थी। और ये
चूहों की वजह से होता था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है कि अगर कोई इंसान यहाँ छींक दे तो अमेरिका में पता चल जाए कि क्या हुआ है। लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था। 1933 के दशक में, यानी आज से 90 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तब भी इस घटना ने बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थीं। किसी ने इसे व्यक्तिगत बायो टेररिज्म बताया और टाइम मैगजीन ने इसे जर्म मर्डर बताया, यानी रोगाणु से हत्या, और सिंगापुर ने इसे पंक्चर्ड आर्म मिस्ट्री बताया। इतनी सारी, मतलब अब पूरा वर्ल्ड इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। तभी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ होती है, क्योंकि भाई ये जमींदार था, कोई नॉर्मल इंसान था नहीं। तभी पता चलता है कि मुंबई में 1900 किलोमीटर दूर प्लेग के वायरस का चोरी हुआ है। प्लेग वायरस नहीं होता, दरअसल बैक्टीरिया होता है। तो प्लेग के जो बैक्टीरिया वो चोरी हुए हैं। अब केवल वही अस्पताल थी जिसमें ये रखे गए थे और कहीं भी ऐसे नहीं रखे गए थे। बहुत रेयर केस होता है कि किसी इंस्टीट्यूट में इन्हें जगह दी जाए, क्योंकि ये घातक बीमारियां होती हैं, इन्हें हर जगह नहीं दी जाती। एक विशेष लैब होती है इनके लिए। तो ये ऐसा था, मुंबई से चोरी हुआ था, कोलकाता में था नहीं उस वक्त। अब पुलिस ने अपना शिकंजा तेज कर दिया था, क्योंकि 1932 से पहले प्लेग कोलकाता में पिछले 3 वर्षों से था ही नहीं। दरअसल विवाद संपत्ति को लेकर चल रहा था। अब इन दोनों के एक था बैरेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार, और दूसरा था बेनोइंद्र कुमार। अच्छा, ये दोनों सौतेले भाई थे, मतलब कि इनकी माताएं अलग थीं और सब ठीक था, ठीक है, पिताजी एक ही थे। लेकिन अमरेंद्र थे, ये बड़े अच्छे थे, मतलब कि सभी की इज्जत करते थे और इन्हें बहुत इज्जत मिलती थी समाज में। लेकिन जहाँ बेनोइंद्र था, ये शराबी टाइप के थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, जितने भी बुरे काम थे वो ये करते थे और जितने भी अच्छे थे वो अमरेंद्र करते थे, ठीक है। अब क्या होती है, हैरानी की बात ये होती है कि मारने का प्लान 1932 से चल रहा था, यानी 1 साल पहले से इनको मारने का प्लान चल रहा था। अब बताइए आप कितनी ज़्यादा वो रहा होगा कि सबर का बांध इंसान 1 साल पहले से मारने का प्लान रच सकता है। उसे मतलब ऐसा कोई सा अवसर नहीं मिला कि वो अमरेंद्र की जान ले पाए। मतलब कि इसमें साफ साफ ये था कि बेनोइंद्र था, वो भी बचना चाहता था, वो पुलिस की नज़र में पकड़ाना नहीं चाहता था। वो ऐसा साबित होना चाहता था कि वो बिल्कुल बेकसूर रहे, यानी वो सुख की ज़िंदगी जीना चाहता था और वो उसे ऐसी मौत देना चाहता था कि वो ख़त्म भी हो जाए और उसे कुछ हो भी ना, कुछ ऐसा था। तो उसने मदद ली लैब की, और उसे मतलब ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था होगा, मतलब ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो होगा, क्योंकि ऐसे ख्याल इंसान को तभी आते हैं जब उसे इस चीज़ की जानकारी हो। मतलब इसे मेडिकल साइंस के बारे में कुछ तो पता था जो और लोगों को नहीं होता। नहीं तो आम लोग तो मारने के क्या तरीके देख सकता है, या तो बंदूक उठाएगा, या तलवार उठाएगा, या फिर किसी से मिलकर मरवाएगा, या फिर कोई और कारण देखेगा। लेकिन ये वायरस बैक्टीरिया से मौत देने का कारण तो कोई नहीं करेगा। ये बहुत रेयर होता है। यहाँ तक पहुँचना और यहाँ तक सोचना किसी आम इंसान की बात नहीं हो सकती, ये भी कोई जीनियस ही कर सकता है। अच्छा, ये हुआ था। अच्छा, इसी बीच बेनोइंद्र कुमार का दोस्त होता भट्टाचार्य। अच्छा, ये भट्टाचार्य बैक्टीरिया चुराने की कोशिश करता है मुंबई के हॉस्पिटल से, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलती। ये 4 बार कोशिश कर लेता है लेकिन ये सफल नहीं होता। तभी ये भट्टाचार्य क्या बोलता है, मतलब ये भी थोड़ा बहुत डॉक्टर तो होगा, ये बोलता है कि मैंने प्लेग का इलाज ढूंढ लिया, मुझे वायरस की ज़रूरत है, मुझे उस पर टेस्ट करके देखना है। तभी ये कलकत्ता के एक डॉक्टर होते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं उस दौर में, तो उनसे कहता है और उनसे ये कहता है कि हैफकिन इंस्टीट्यूट होता है, ये होता है मुंबई में। तो ये कलकत्ता के डॉक्टर से ये बोलता है, कौन, भट्टाचार्य, कि वो उसकी सिफारिश करे कि वो मुंबई में उस हॉस्पिटल में वर्क कर पाए, उस लैब में काम कर पाए जहाँ पर इसके वायरस मतलब कि बैक्टीरिया रखे हैं। किसके? प्लेग के जहाँ पर बैक्टीरिया रखे हैं, वो उसकी सिफारिश करे कि वो वहाँ पर डॉक्टर उसे काम करने का अवसर दें। अच्छा, ये सब होता है तो इसे मौका भी मिल जाता है। अब मौका मिल जाता है तो ये देखो, इतनी 4 बार इसने असफल प्रयास कर लिए और फिर सिफारिश के जरिए ये वहाँ तक पहुँचा, मतलब कि काफ़ी मेहनत की है। डॉक्टर भी समझ जाते हैं कि काफ़ी मेहनत से ये यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि ये इसने बोला था कि ये प्लेग का इसने इलाज ढूंढ लिया है, ये इसलिए उस पर टेस्ट करना चाहता है। अब ये सब हो रहा था। तभी क्या होता है,
तभी, लेकिन 5 से 6 दिन तो ये काम करता है और 5 से 6 दिन के बाद ये अचानक गोल हो जाता है। अब गोल होकर जाता कहाँ है? कलकत्ता जाता है। कलकत्ता ये पहुँच तो जाता है, लेकिन कलकत्ता ये अकेला नहीं पहुँचता। कलकत्ता इसके साथ 2 लोग जाते हैं, यानी एक था बैनेंद्र कुमार और दूसरा ये, मतलब 2 लोग ही जाते हैं कलकत्ता। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, इसने ये चुरा तो लिया था, ठीक है, लेकिन इससे पहले बैनेंद्र कुमार भी मुंबई के लिए आता है, मुंबई आता है, फिर ये दोनों वहाँ से कलकत्ता जाते हैं। और ये मुंबई के जो हैपकिन इंस्टीट्यूट था उसके 2 डॉक्टर थे, उन्हें रिश्वत देते हैं, बहुत मोटी मोटी रिश्वत देते हैं, और वहाँ से ये बैक्टीरिया चुरा लेते हैं और फिर कहाँ आ जाते हैं, फिर कलकत्ता ही आ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, चलो इन्होंने फिर उसके एक हाथ पे इंजेक्शन से सुई लगा के जल्दी चुबो दिया और बस हो गया काम। और 3 दिन के बाद उसे बुखार चढ़ता है, किसको? अमरेंद्र को। तब पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि डॉक्टर भी उसे रोक नहीं सके। काफ़ी इलाज किया, काफ़ी प्रयास किए, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा था। फिर क्या होता है, जब एक मामूली इंसान नहीं, वो तो जमींदार था भाई, काफ़ी अच्छी रियासत थी और फिर युवा जमींदार था, अचानक मौत से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने मात्र 3 महीने के छोटे से समय में इतने बड़े केस की पूरी तहकीकात कर डाली और जितने भी प्रूफ थे सभी जुटा लिए और इन दोनों को फरवरी के महीने में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, ये अमरेंद्र कुमार की मौत हो गई थी 4 दिसंबर के दिन, और घटना थी 21 नवंबर के दिन। 21 नवंबर की घटना थी, मैं बता नहीं पा रहा, हाँ 26 नवंबर की घटना थी। 4 दिसंबर को अमरेंद्र कुमार की मौत हो जाती है और फिर फरवरी के लास्ट फरवरी में इन दोनों को, भट्टाचार्य को और बैनेंद्र कुमार को, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने इसके खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठे किए थे, जैसे कि मुंबई की बार-बार यात्रा, मुंबई से कलकत्ता की बार-बार यात्रा, मुंबई की होटल में रुकना और फिर हॉस्पिटल के डॉक्टर को रिश्वत देना, और फिर था लैब के बार-बार संदेश भेजना और भट्टाचार्य से इसकी मित्रता। ये पुलिस के लिए बहुत बड़े प्रूफ थे। और फिर जब इसका इन्वेस्टिगेशन और अच्छे से हुई तो पता चल गया था कि इसका कातिल भट्टाचार्य और बैनेंद्र कुमार है। जब ब्रिटिश कोर्ट में इसका फैसला आया, ब्रिटिश कोर्ट में ये मामला गया, तो उसने बैनेंद्र कुमार और भट्टाचार्य को मौत की सज़ा सुना दी। लेकिन बाद में बहुत सिफारिश करने के बाद सज़ा के प्रावधान में परिवर्तन हुआ और मौत की जगह पर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान हो गया था। अच्छा, अमेरिकन पत्रकार डैन मॉरिसन लिखते हैं कि बैनेंद्र कुमार को ये लगता था कि वो ब्रिटिश सरकार की महाराणा विक्टोरिया की संस्थाओं को चकमा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वैसे एक बात मानने वाली और तारीफ़ की होगी कि ब्रिटिश सरकार की पुलिस हो सकता है कि आज के समय से अपने जो इंडिया में वर्तमान में है इससे भी थोड़ी एडवांस लेवल की थी, क्योंकि उसने जितने भी गुनहगार थे, मतलब टाइप के थे, उनकी नज़रों में गुनहगार थे, जो अपनी नज़रों में देशभक्त थे वो उनकी नज़रों में गुनहगार थे। उन्हें गिरफ्तार करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। जैसे भगत सिंह ही हो, काकोरी ट्रेन एक्शन था, जिसे योगी आदित्यनाथ ने कांड की जगह पर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया था। अच्छा, ये घटना हो, राम प्रसाद बिस्मिल का पकड़ा जाना हो, केवल चंद्रशेखर आज़ाद ही ऐसे थे कि जिन्होंने पुलिस को बहुत ज़्यादा चकमा दिया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से वो भी नहीं बच पाए थे। अच्छा, ये सारी घटनाएं थीं। पुलिस के बहुत तेज़ तरीके से काम करने पर उसे बहुत सराहना मिली इस घटना की, क्योंकि ये केस कोई मामूली था नहीं, क्योंकि इसमें मारने वाला सामने नहीं था और एक मात्र छोटा सा डॉट सुई का बना हुआ था। उसके आधार पर ये पता चला कि इन्हें कैसे मारा गया। तो दोस्तों, तब तक इजाज़त दीजिए और एक और ऐसी नई घटना लेकर आते हैं। तब तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।